हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, साइंस का पेपर लिया है। 2024 का पेपर है आपका। और यहाँ पे मैं इस पूरे पेपर का सलूशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, 2024 का सेट है 3(1)(1)(1), ये आपका सेट है। और सेट 1 यहाँ पे मैंने इसको आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है उन एमसीक्यूज़ का सलूशन मैंने आपको चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने 2024 के सभी सेटों के एमसीक्यूज़ सॉल्व करवाए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और 20 तारीख का आपका जो पेपर होने वाला है बहुत ही अच्छा हो। तो सेक्शन बी में हम आएंगे बच्चों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। नेम द टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ द chemical reaction in which the calcium oxide reacts with water. Justify your answer by giving the balanced chemical equation for the chemical reaction. क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। क्या करना है भाई, हमें तो रिएक्शन इन विच द कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन होती है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होती है। क्या रिएक्शन होती है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो कि सॉलिड होता है, इसको हम बच्चों बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको भाई? क्विक लाइम होता है ये। इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करा दी? वाटर के साथ। तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है CaOH का होल टॉयज एक्वस प्लस का यहाँ पे एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये कौन सी रिएक्शन है भाई? तो ये रिएक्शन कौन सी है, इस रिएक्शन का नाम बताना था। तो ये रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भाई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्लियर है? और इसमें और क्या बना रहा है? जस्टिफाई और आंसर बाय गिविंग द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन मैंने लिख दिया है। ठीक है, आपको इसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। और यहाँ पे CaOH का होल टच जो बन रहा है, इसको स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं भाई इसको? स्लैग्ड लाइम। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, स्टेट वन रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे रोल बताना है आपको। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विली, एनल स्पेंचर और लाइपेज, इन सभी के रोल बताना है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है? तो ये करता है क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर फैसिलेटिंग द एक्शन ऑफ एंजाइम किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये क्या करता है? ये मीडियम कैसा बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड होता है, तो ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। यहाँ से बहुत सारे एंजाइम भी निकलते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं यहाँ से, और जो HCl है वो ऑर्गेनिज्म को किल करने के भी, मतलब कि कोई भी अगर फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया है जो बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उसको ये मारता है। तो आप बस लिखेंगे क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम फॉर फैसिलेटिंग द एक्शन ऑफ द एंजाइम किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विली क्या करता है बच्चों? विली का क्या काम है? तो ये जो विली, यानी जिसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलते हैं ना, ऐसे होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको विली बोलते हैं। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो ये करता क्या है? ये इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, ये सरफेस एरिया को विली इंक्रीज कर देता है, जिससे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है अभी? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। विली का काम क्या है? तो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, एनल स्पेंचर का क्या काम है? तो ये बेसिकली इस क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, एग्जिट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम NS टू रेगुलेटेड। ठीक है, फोर्थ है लाइपेज। लाइपेज क्या काम करता है? ब्रेक डाउन एंड डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स और लिपिड्स। ठीक है, तो लाइपेज करता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेशन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स और लिपिड्स। क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे 23 है, हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स फॉर अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि दोनों में डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। हाउ इज़ द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स, इन दोनों में आपको क्या कहते हैं? डिफरेंशिएट बताना है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, तो इसका पहला इसमें हम लिख सकते हैं कि स्टूमुलस इज टच। इसमें स्टूमुलस क्या होता है? स्टूमुलस जो होता है, स्टूमुलस इज टच। टच करने पे स्टूमुलस
स्टिमुलस जो काम कर रहा है, स्टिमुलस जो है वो एक्चुअली में टच करने पे हो रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट में आप लिख सकते हैं स्टिमुलस, इसमें क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सस्टेन प्लांट में आप दूसरा आप लिख सकते हैं नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट, इसमें कोई ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट्स में क्या होता है, ग्रोथ इन्वॉल्व होता है इन द मूवमेंट। ठीक है, ये जो होता है मूवमेंट ऑफ लीव्स इन सेंसिटिव प्लांट्स, इसमें नो डायरेक्शनल होता है, ये डायरेक्शनल होता है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स, मतलब ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हो गया। फिर 23 का बी वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर इज़ अ हार्मोन विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट metabolism in our body. Name the hormone and the gland which secrete it. Why it is important for us to have the iodized salt in our diet. ठीक है, तो सबसे पहले बताना है कि देयर इज़ अ हार्मोन विच रेगुलेट द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। तो उस हार्मोन का क्या नाम है, तो उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन है भाई, ये थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है इसको, तो थायराइड ग्लैंड निकालता है। कौन निकालता है भाई, तो थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि नेम द हार्मोन एंड ग्लैंड इन विच द सीक्रेट एंड वाई इज इंपॉर्टेंस फॉर रिसीव द आयोडाइज साल्ट इन अवर डाइट। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के लिए क्या है, आयोडीन नेसेसरी टू मेक द थायरॉक्सिन हार्मोन, तभी ये थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाता है। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन और इन आवर डाइट कॉजेज द गॉटर। ठीक है, अगर आयोडीन की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, गॉटर डिजीज हो जाता है, घेंगा जिसको बोलते हैं, गला फूल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो बच्चों यहाँ पे कॉनकेव मिरर की बात कही गई है, यानी कि हम यहाँ पे f की वैल्यू क्या लेंगे, f इक्वल टू मेरी नेगेटिव है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर बोला है, सॉरी, डिस्टेंस दे रखा किसकी, ऑब्जेक्ट की दे रखा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट इसकी डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस लेंथ क्या होगा भाई, कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सॉरी बच्चों, कॉनकेव नहीं, यहाँ क्वेश्चन में कॉन्वेक्स, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉनकेव का नेगेटिव होता है, आई थिंक मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन पढ़ गलत रहा हूँ। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और कितना दे रखा है 15, यानी f इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा सिंपल सा होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f मतलब 1/15 इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है, और प्लस का यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1/10 लिख सकते हैं। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करने के v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे v पॉजिटिव आया है, यानी इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है तो मिरर के पीछे ये इमेज बनेगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। यहाँ पे बच्चों 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्या कह रहा है कि शो हाउ यू वुड कनेक्ट द 3 रजिस्टर ईच ऑफ रजिस्टर 6 ओम। ठीक है, मतलब हाउ यू डू कनेक्ट 3 रजिस्टर, 3 रजिस्टर को हमें कैसे कनेक्ट करना है, ईच ऑफ द 6 ओम, जिसके 6 ओम रजिस्टर है, सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। कॉम्बिनेशन कैसा आ जाए, 9 ओम हो जाए। आल्सो जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो ये हमें सर्किट बना के करना है। बेसिकली 3 ओम, 6 ओम के 3 रजिस्टर है, एक रजिस्टर ये है, फिर ये 6 ओम का है, फिर यहाँ पे 6 ओम, तो एक रजिस्टर ये है, और फिर 6 ओम का एक रजिस्टर ये है। हम इसको सर्किट में कैसे कनेक्ट करें जिससे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाए भाई, 9 ओम आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सर्किट बनाते हैं कुछ एक यहाँ पे आप जोड़ दो एक रेजिस्टेंस, और एक मैं इसको ऐसे जोड़ दूँ यहाँ पे, यानी एक सीरीज़ में और 2 पैरेलल में मैंने ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ओम, यहाँ पे भी 6 ओम, और ये हमने 2 टर्मिनल लगा दिए ए, और ये बी टर्मिनल लगा दिया, और यहाँ पे भी 6 ओम। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ रहा है, तो 1/6, यहाँ पे ये 6 ओम पैरेलल में है, 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, एलसीएम कितना हो गया 6, यहाँ पे हो गया बच्चा 1 + 1 कितना हो गया 2/6, यानी कि 1/3। तो 1/RP इक्वल टू 1/3
तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ओम आ गई। और 3 ओम और 6 ओम किस में हो गए, सीरीज़ में हो गए। तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम प्लस 3 ओम इक्वल टू 9 ओम। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन सही है। कुछ हम ऐसे ही इसको ऐड करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे मैंने वेरीफाई भी कर दिया है। फिर आगे कुछ और क्वेश्चन था इसमें। फिर उसी के साथ ये ऑप्शन में क्वेश्चन दे रखा है, इन द गिवन सर्किट क्या है भाई, इन द गिवन सर्किट कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन वॉट्स इन द रजिस्टर ऑफ 2 ओम। तो यहाँ पे हमें पावर कैलकुलेट करना है। तो पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो P इज इक्वल टू होता है बच्चों आई स्क्वायर आर। पावर यही तो होता है। तो यहाँ पे हमें आई चाहिए और आर चाहिए, तो पहले हम आर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे 1 ओम और 2 ओम सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो आर एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 ओम और 2 ओम। ये कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 3 ओम। ठीक है, आर निकल आया। तो हम यहाँ से आई भी निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आर, वी बाय आर। वी दे रखा है 6 वोल्ट और आर की वैल्यू हमने निकाली है 3, यानी कितना आ गया, 2 एम्पियर। तो देखिए अब पावर हमें कैलकुलेट करना था, पावर कैलकुलेट करना था। तो पावर में हमने आई कैलकुलेट कर लिया 2 एम्पियर, यानी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई इक्वल टू 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर इंटू आर हमने किया है 3। तो कितना हो गया भाई, 4 इंटू का 2 टू जा 4 और 4 इंटू का, तो बच्चा यहाँ पे आर जो है आई स्क्वायर आर, हमें इस पूरे सर्किट का पावर नहीं निकालना है, पावर हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे लिख रखा है 2 ओम रजिस्टर का पावर कैलकुलेट करना है। तो 2 ओम रजिस्टर में हम रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 ओम के लिए हम रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ले लेंगे भाई, 2 ले लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 इंटू का 2, यानी कि 8 वाट। तो पावर कितना आएगा, 8 वाट। ठीक है, क्लियर है, 2 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, मान लो ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो इसी इंटरसेक्शन पे 2 आपके क्या हो जाएंगे, टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे और इसके 2 डायरेक्शन हो जाएंगे। एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या करेंगे, इफ़ द इंटरसेक्ट, इसका आंसर लिखेंगे भाई, इसमें वाई बताना है तो इसका हमें आंसर बताना पड़ेगा। इफ़ द इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी 2 डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के 2 डायरेक्शन होंगे, 2 डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और कंपास निडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स 2 डायरेक्शन विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्विडेस्ट पैरेलल। हाउ इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज given reason represented, draw the diagram in support of your answer. How is a uniform magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं भाई, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट बाय द इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन। इक्वी डिस्टेंस यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होंगी और ये दोनों क्या होंगी, ये पैरेलल होंगी। ठीक है, फिर आप यहाँ पे सेक्शन सी पे आ जाएंगे बच्चों। जल्दी जल्दी सभी लोग वीडियो को लाइक करते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, राइट 1 केमिकल इक्वेशन ईच फॉर द केमिकल रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेकन प्लेस। ठीक है, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर किस में होता है, वो आपको एक रिएक्शन दिखनी है। तो एक्चुअली में अगर हम कॉपर सल्फेट का ले लें, ये इसके लिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ कि कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस का Fe, CuSO4 प्लस का Fe। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, FeSO4 प्लस का Cu, FeSO4 प्लस का Cu। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर हमें टेम्परेचर चेंज कराना है, द टेम्परेचर विल बी इंक्रीज। तो कौन सी रिएक्शन होगी, इसके लिए हमारे पास रिएक्शन है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की रिएक्शन HCl के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा भाई, NaCl बनेगा, प्लस का H2O बनेगा और प्लस की हीट यहाँ पे निकलेगी। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट का अगर फॉर्मेशन कराना है तो उसके लिए कौन सी रिएक्शन होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर हम PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट
की रिएक्शन करा दें 2 पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो यहाँ पे बनता है PbI2। ये एक्चुअली में येलो कलर का होता है, ये प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है, और प्लस का बनता है 2KNO3। तो ये आपके इसके 3 रिएक्शन थी और 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेंशन द कलर चेंज इन टेम्परेचर चेंज कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड अलॉन्ग विद इक्वेशन। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। 28 क्या है? द pH ऑफ द सैंपल, द pH ऑफ अ सैंपल ऑफ टोमेटो जूस इज़ 4.6। ठीक है, तो pH कितना है टोमेटो जूस का? 4.6 है। हाउ इज़ दिस जूस लाइकली टू बी इन टेस्ट? ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा है? एंड गिव रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, द टेस्ट ऑफ टोमेटो जूस विल बी स्लाइटली सोर, क्योंकि ये क्या है भाई? एसिडिक है। 4.6 क्या है? अगर pH देखा जाए तो pH कम है, यानी कि स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? टेस्ट सोर होगा। द pH 4.6 इंडिकेट्स दैट द टोमेटो जूस एंड एसिड आर सोर इन टेस्ट। क्लियर है, आपका आंसर हो गया। फिर देखो 28 का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इन टर्म ऑफ द आयन फॉर्मेशन इन एक्वा सोल्यूशन। तो देखो एसिड, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलेगा? तो एसिड दैट गिव्स मोर H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस इट मीन्स हाइड्रोनियम आयंस। हाइड्रोनियम आयंस जो एसिड सबसे ज़्यादा देंगे वो क्या होंगे? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है, एंड बेस दैट गिव्स लेस OH आयंस। ठीक, वो OH आयन जो होंगे, वीक बेस कौन से होंगे? जो OH आयन को सबसे कम देंगे। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया, ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल डिफिकल्ट। हाउ? हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि अगर द एसिड रेन कैन मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल, मतलब एसिड रेन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स को रहना उनके लिए कठिन हो जाता है, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल मर जाते हैं। ठीक है, लिविंग एनिमल्स कैन सर्वाइवल विद इन pH रेंज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किस रेंज में रह सकते हैं भाई? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों, वो बेसिकली क्या होता है? 7.0 टू 7.8 pH पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, लेकिन जो जब आपका एसिड रेन होता है तो क्या हो जाता है? वहाँ का एसिड रेन का जो pH वैल्यू होती है वो कितनी होती है? लेस देन 5.6 होता है। ठीक है, देन द सर्वाइवल ऑफ इक्विपमेंट बिकम्स द डिफिकल्ट। उनके लिए जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो मरने लगते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आएंगे। 29 में क्या है भाई? वाई इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ लार्ज बॉडी साइज। ठीक है, वाई इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट नीडेड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द लार्ज साइज। ठीक है, इसका आंसर बताना है। तो बेसिकली होता क्या है कि डिफ्यूजन प्रेशर एलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे रीज़न बताना है। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंटेड इन थ्रोट। रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, इसका आंसर मुझे बताना है। ठीक है, तो गिव रीज़न है। हाँ, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज थ्रोट के में जो कार्टिलेज प्रेजेंट हैं उनमें रिंग्स क्यों होती हैं? तो एयर पास के लिए, ये आपस में कोलैप्स ना हो। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? टू इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। टू इंश्योर दैट द एयर पासिस डज नॉट कोलैप्स। ठीक है, lungs always contains a residual volume of air. Lungs always contains a residual volume of air. Lungs always contain a residual volume of air. ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है। तो एक्चुअली में होता क्या है? इसका आंसर होगा देयर इज़ अ सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज्ड। ठीक है, सी में दे रखा है क्या है कि द डायफ्राम फ्लैटन एंड रिप्स आर फिल्टर्ड अप व्हेन वी ब्रीथ इन। कब? चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर। ऐसा कब होता है? जब चेस्ट कैविटी ज़्यादा लंबी हो जाती है, बिकम्स लार्जर। डी है, वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कैन कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, बिकॉज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस इन द एल्वोलाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन। डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इन सच अ स्नीजिंग। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन स्पॉन्टेनियस इमीडिएट, कुछ भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज अ सडन, या फिर आप लिख लो स्पॉन्टेनियस, या फिर लिख लो इमीडिएट एक्शन इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट या फिर स्टूमुलस। ठीक है, दैट इज स्नीजिंग। तो क्या है भाई? डिफिनेशन में यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन
reflex action is a sudden sudden action in response to environment environment। ठीक है। फिर क्या बताना है इसका, हमें फ्लो चार्ट बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, तो सबसे पहले आता है बच्चों स्टूमुलस। ठीक है, स्टूमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस, फिर रिसेप्टर। ठीक है, फिर रिसेप्टर्स जिसको हम बोलते हैं नोज़। ठीक है, फिर कहाँ पे जाते हैं, सेंसरी ऑर्गन। फिर कहाँ पे जाते हैं भाई, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, फिर कहाँ पे जाते हैं, फिर मोटर न्यूरॉन प्लस, या फिर मोटर न्यूरॉन के बाद फिर इफेक्टर, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स। तो इतने सारे इसमें प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, स्टिमुलस से लेके रिस्पॉन्स तक का, और ये विद इन सेकेंड में होती है। ठीक है, बहुत तेज़ी से ही वर्क होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इन चीज़ों को जल्दी जल्दी आप लिख लेंगे। ये रिवीजन के पर्पज़ से यहाँ पे मैं आपको पूरा लिख के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको सारे पेपर कराने हैं और 4 दिन का हमारे पास समय है। ठीक है, तो सारे के आंसर बस एक बार आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। 31 का है, क्या है भाई, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये है क्या, तो ये डायग्राम में क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है भाई, ये हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, नेम द डिफेक्ट विजन रिप्रेजेंटेड द डायग्राम। तो ये क्या है भाई, ये आपका है हाइपरमेट्रोपिया। एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्यों, फॉर साइटनेटनेस है इसमें। ठीक है, रीज़न क्या है, ऐसा इसमें हो क्यों रहा है, क्योंकि इसमें जो इमेज है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बन रहा है। एंड नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा बन रही है। ठीक है, लिस्ट 2 कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट। तो इसका कॉज क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हो जाता है इसमें, बहुत ज़्यादा हो जाता है। द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, और आई बॉल क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, फिर बताना विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम सो हाउ दिस डिफेक्ट इज विजन टू करेक्टेड। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो यही वाला जो आपका डायग्राम होगा। ठीक है, यहाँ पे एक हम लेंस लगा देंगे, यहाँ पे एक हम लेंस लगाएंगे, और लेंस लगा करके अब यही जो एन पे बन रहा था, यही जो है ठीक है, तो जब करेक्ट कर देंगे तो ये इसका इमेज यहाँ से यहाँ, और अब रे डायग्राम कुछ इस प्रकार हो जाएगा जो मैं आपको बना रहा हूँ ये। ठीक है, तो आगे एक लेंस लगाते हैं। एंड डैश नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई। तो 32 हो गया भाई। 32 क्वेश्चन है, नेम द स्टेट एंड रूल ऑफ द डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। तो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसका हमें रूल बताना है। तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, फिर बता रहा है, क्वेश्चन है कि इसी का, अच्छा इसका हमें थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आपको पता ही है क्या, इफ़ वी कैरी if the wire carrying a current is held in our right hand such that the thumb points toward the direction of the current, then the fingers wrapped around the conductor in the direction of field। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर है अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट। तो इससे हम कौन सा लगाते हैं भाई, इससे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ये आपको लिखना भी है, स्ट्रेट द थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है। तो क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट द थंब 4 फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड mutually perpendicular to each other such that the first finger points in the direction of the magnetic field, second finger in the direction of the current and thumb in the direction of motion or force acting in the conductor। ठीक है, फिर आके आ जाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 में। क्या कह रहा है, प्लांट्स के बाद डीर है, फिर लॉयन है। ठीक है, इन द गिवन फूड चैन व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग
all the organism of the second trophic level on the first and third trophic level, will the impact of the same for the organism of the third trophic level in the above food chain if they were present in the food web justify. तो रिजल्ट क्या होगा, नंबर ऑफ प्लांट्स ऑर्गेनिज्म या ना, या नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी इंक्रीज। ठीक है, प्लांट्स के बाद डीर है, फिर है लॉयन, और इसमें कहा गया व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल ऑन द फर्स्ट एंड थर्ड लेवल इफ विल इम्पैक्ट द सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म फॉर द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इन द अबव फूड चैन। तो होगा क्या भाई इसमें, इसका आंसर यही होगा कि नंबर ऑफ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विल बी इंक्रीज एंड नंबर ऑफ द लॉयंस ऑफ थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल बी डिक्रीज। ठीक है, अगर सेकंड चला जाएगा तो इन गिवन व्हाट विल इम्पैक्ट ऑफ रिमूविंग ऑल द ऑर्गेनिज्म सेकंड ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल डी को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लांट की संख्या बढ़ जाएगी, लॉयन की संख्या घट जाएगी, सिंपल सा बात है बस। फिर यहाँ पे बी वाले में बोल रहा है कि एक गैस एक्स विच इज़, बी नंबर क्वेश्चन है, गैस एक्स इज विच इज़ डेडली पॉइजन इज फाउंड एट द हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर and perform the essential function. Name the gas and write the function of performed by this gas in the atmosphere. Which chemical is linked to the decrease in the level of this gas? What measures have been taken by the international organism to check the depletion layer and containing this gas? ठीक है, तो गैस एक्स क्या है भाई, गैस एक्स क्या है भाई, ये ओजोन है, ये है क्या, तो ये ओजोन है। ठीक है, ओजोन शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन, और इससे किससे निकलता है, तो ये CFC से निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से निकलता है, तो एग्रीमेंट फ्रीजिंग द CFC प्रोडक्शन एट द 1986 लेवल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC फ्री रेफ्रिजरेटर, तो ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाया जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना निकले। ठीक है, तो अब आ गए हम यहाँ पे सेक्शन डी में। सेक्शन डी में कह रहा है डिफाइन होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो होमोलॉगस सीरीज़ क्या होता है, ये सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन कार्बन चैन, सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यानी जिसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। ठीक है, फिर वाइज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हायर देन दैट ऑफ इससे और इससे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज द मॉलिकुलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, इन दोनों से ज़्यादा है, और इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, मॉलिकुलर मास बढ़ने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बस आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वाई डू वी नॉट सी एनी द ग्रेडिएशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द होमोलॉगस सीरीज कंपाउंड्स। ठीक है, बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लोली डिटरमाइंड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप विच रिमेन्स सेम इन द होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन विथ मॉलिक्यूलर फ्रॉम C3H6O। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है भाई, इसका हमें स्ट्रक्चर बताना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मैं आपको लिख दे रहा हूँ, CH3 CH2 CHO, इसको बेसिकली हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CHO। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, H3C और C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे C, डबल बॉन्ड H, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंपाउंड X हैविंग द 2 कार्बन एटम्स इन विच द मॉलिक्यूल एंड इट्स नेम इज सफिक्स्ड विथ OL। तो भाई OL हम किस में जोड़ते हैं, अच्छा और में है इसका 34 का A है, 34 का ही है ना, 34 का A, और B वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑल हम भाई किस में जोड़ते हैं, तो एथेनॉल में ऑल लगाते हैं, ये क्या है, ऑल है, तो क्या है भाई, ये एथेनॉल है, और इसका हमें स्ट्रक्चर भी बताना है। तो बच्चों आपको पता है एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 CH2OH, इसको फैला के लिखना है, तो बस इसको फैला दो, ये फैल गया, ओ सॉरी, ये हो गया फैल गया, और ये हो गया OH, H और H। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड क्या रहेगा, व्हाट हैपन एक्स इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड 443 केल्विन। तो यहाँ पे ये रिएक्शन पूछी गई है कि इसको अगर हम हीट करेंगे एथेनॉल को
इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में, तो क्या हो जाएगा C2H5OH। ठीक है, इसको हमने हीट किया कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 443 केल्विन में, तो ये एथीन में कन्वर्ट हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन और प्लस का यहाँ पे वाटर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि ये क्या कर रहा है। रिएक्शन आल्सो स्टेट द रोल ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, एक्ट्स एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है। नेम एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, नेम द ड्रॉ एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इसमें क्या हो रहा है, एथीन बनना है, इसके हमें इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो C इधर H, ठीक है, डबल बॉन्ड CH और HH। अब डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो C इधर C, और इधर आपको कैसे जोड़ना है भाई, यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से भी एक हाइड्रोजन इधर, और बच्चों यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे हमें शेयरिंग करानी है। तो 8 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर हो गए। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, बॉन्डिंग बन गई। और इनको भी इंडिविजुअल कर दो, ये इससे शेयर कर गए, ये इससे शेयर कर गए, ये इससे शेयर कर गए, और ये इससे शेयर कर गए, तो सब यहाँ पे आपस में शेयर होकर अपना स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। क्लियर है। फिर है 35 क्वेश्चन नंबर की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, सब लोग बने रहेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि नेम 3 टेक्निक्स डिवाइसेस यूज द ह्यूमन फीमेल टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, मेंशन द साइड इफेक्ट एंड कॉज बाय ईच। तो क्या है भाई, केमिकल मेथड में हम ओरल पिल्स लेते हैं, साइड इफेक्ट क्या होता है इसमें, चेंज इन द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, बैरियर मेथड में हम लूप या कॉपर ट्यूब लगाते हैं, साइड इफेक्ट होता है इरिटेशन इन यूट्रस। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब इन फीमेल इज ब्लॉक्ड एंड साइड इफेक्ट क्या होता है, मे कॉज इन्फेक्शन। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ द ह्यूमन फीमेल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है, तो फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखिए 35 का बी वाले पे आ जाइए। ड्रॉ द डायग्राम शोइंग द स्पोर फॉर्मेशन ऑफ द राइजोपर लेवल द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वाई डज द राइजोपर नॉट द मल्टीप्लाई एंड ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपको इसका बताना है आंसर कि वाई डज द राइजोपस नॉट मल्टीप्लाई एंड ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड। तो एक्चुअली में होता क्या, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज द थिक एंड स्पॉन्जी लाइनिंग ऑफ द सॉरी बी वाले पे हैं, बी वाले का आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बेसिकली आपको डायग्राम बनाना है, एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है, तो यहाँ पे आप बना लेंगे राइजोपस का डायग्राम। ठीक है, ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड डज नॉट प्रोवाइड द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन। तो बेसिकली ड्राई स्लाइस ऑफ ब्रेड है, तो वहाँ पे मॉइस्चर होगा नहीं, और मॉइस्चर होगा नहीं तो वहाँ पे डेवलप नहीं हो पाएंगे। ये आपको इसका आंसर बताना है। नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में बेसिकली क्या होता है, बडिंग होता है, बहुत सिंपल पूछा गया है, बडिंग इन हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में बडिंग होता है। हाइड्रा यूजेस द रीजनरेशन सेल्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। ए बर्ड डेवलप्स एज द आउटग्रोथ ड्यू टू द रिपीटेटिव सेल डिवीजन at one specific site and develop into the tiny individuals. On the maturation, these birds detach from the parent and become the new individuals. ठीक है, तो ये आपका हाइड्रा में आपका ये चीज़ें हो गई। फिर यहाँ पे बच्चों आ जाएंगे 36 क्वेश्चन नंबर में है, डिफाइन द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर को हमें डिफाइन करना है एंड एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी एंड रेजिस्टेंस आर। यानी पावर की फॉर्मूला पूछ रहा है किसके, V²/R, पोटेंशियल और आर के टर्म में। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या होता है, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिसिपिएटेड और कंज्यूम।
ठीक है, या रेट ऑफ सप्लाइंग एनर्जी मेंशन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू द वर्क द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट, दिस ओवन कंज्यूम 11 यूनिट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 5 आवर्स, कैलकुलेट पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। तो पावर रेटिंग निकालने के लिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा W/T। तो कितना भी है, W कितना है, W हमें निकालना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट। तो यहाँ पे कितने यूनिट लग रहे हैं, 11 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो 11 यूनिट इक्वल टू क्या हो गया, एनर्जी कितनी हो गई, 11 किलोवाट आवर अपॉन का 5 आवर। तो बेसिकली कितनी हो गए, 2.2 किलोवाट आवर, यानी 220 वाट। क्लियर है। पावर क्लियर निकल आया। करंट ड्रॉन, ये आपका पावर निकला है, तो 2200 वाट आ गया, 2200 वाट। और आपको करंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, I इक्वल टू P अपॉन V। पावर कितना आया है, तो पावर आया 2200 अपॉन वोल्टेज कितना दे रखा है, 220 वोल्ट, कैंसिल यहाँ से 10 एम्पियर। कितना आ गया बच्चों, 10 एम्पियर। क्लियर है, 10 एम्पियर आ गया। फिर यहाँ पे निकालना है रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज़ रेड हॉटेड। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे स्पेस में, R इक्वल टू क्या होता है, V²/P। V² यानी 220 का स्क्वायर अपॉन P, 2200। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 ओम आ जाएगा। क्लियर है। फिर आ जाओ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न बी नंबर का दे रखा है, राइट द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस R एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम ऑफ द मटेरियल, resistivity rho of the material of the conductor in the shape of the cylinder of length L and area of cross section A. Hence derive the SI unit of the electrical resistivity. तो इसमें रिलेशन क्या होता है भाई, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रेजिस्टेंस होता है R इक्वल टू रो L अपॉन का A। ये रिलेशन आप पढ़ रखे हैं बच्चों। R क्या होता है भाई, R होता है रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस होता है, रो रेजिस्टिविटी है, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA/L। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ओम इनटू का एल है मीटर स्क्वायर अपॉन का मीटर, कैंसिल कितना आ गया, ओम मीटर। रो कितना आ गया, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर हो गई। फिर आगे इन्होंने क्वेश्चन दे रखा था, रेजिस्टिव ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर लेंथ 3 मीटर 60 ओम इफ द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इनता, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे जगह नहीं तो मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो एल की वैल्यू उन्होंने दे दी बच्चों 3 मीटर दी है, और ए कितना दिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया 4 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, और आर दे दिया है 60 ओम। तो रो इक्वल टू क्या होता है भाई, RA/L। आर की वैल्यू है 60, ए है 4 × 10⁻⁷, और एल बच्चा दे रखा है 3 मीटर, ये 30 हो गया, 4×3=12, 80 × 10⁻⁷, यानी आ गया 80 × 10⁻⁷ ओम मीटर। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होगी। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इफेक्टेड इफ द वायर ऑफ स्ट्रेच दैट द लेंथ ऑफ डबल एंड जस्टिफाई द आंसर। तो रेजिस्टिव विल नॉट चेंज, लेंथ आप कितना बढ़ा दो, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड नहीं करती है। तो किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, चाहे उसके आप कितने भी टुकड़े कर दो, बिकॉज द रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। चलिए सेक्शन ई पे आते हैं, क्या कह रखा है। तो यहाँ पे आपका है शॉर्ट सब चॉइस प्रोवाइडेड द दीज सब पार्ट्स। ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि द मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस रिप्रोडक्शन प्रोसेस आर नॉट वेरी प्योर, they contain the impurities which must be removed and obtain the pure metal. The most widely used method of refining impure metals is electrolytic refining. What is the cathode and anode made in the refining of the copper this process? Name the solution in the above process and write the formula. ठीक है। and how copper get refined with the electric current passed in the electrolytic cell. ठीक है। तो कॉपर कैथोड पे आपको प्योर कॉपर मिलता है, कैथोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलता है भाई, प्योर कॉपर, और एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे मिलता है इम्प्योर
कॉपर। ठीक है, ठीक है। व्हाट द कैथोड एनोड मेड ऑफ द रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है। एंड सेकंड कह रहा है नेम द सोल्यूशन विच इज़ यूज द प्रोसेस ऑफ राइट दिस फार्मूला। तो एसिडिक कॉपर सल्फेट लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं भाई, एसिडिक कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि नेम हाउ कॉपर गेट डिफाइंड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो क्या होता है, प्योर कॉपर फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व इनटू द इलेक्ट्रोलाइट एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। तो एट कैथोड पे क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे बच्चा, कॉपर जो है वो Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और एनोड पे क्या हो जाएगा Cu++ 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा कॉपर। क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाइए, थर्ड का बी पार्ट है, यू हैव 2 बीकर्स A and B ऑफ कंटेनिंग द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। What would you observe after about 2 hours if you dip a strip of zinc in a beaker A and a strip of the silver in beaker B? Give reason for your observation in each cases. ठीक है, ठीक है। तो इन बीकर ए बीकर ए में क्या होगा, बीकर ए में द ब्लू, बीकर ए में क्या होगा, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स। ठीक है, तो ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। रीज़न Zn इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, क्योंकि Zn क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर को निकाल देगा। ठीक है, बीकर बी में नो चेंज इन कलर होगा। रीज़न क्या होगा, सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सिल्वर इज़ लेस रिएक्टिव देन कॉपर। दोनों का आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, Mendel work out the rules of the heredity by the working on the garden P using the number of visible contrasting character. How conducted several experiment by making a cross with 1 or 2 pair of the contrasting character of P plant on the basis of his the observation he gave some the, ये क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इन्होंने इसमें कहा गया है कि इन F1 जनरेशन में क्या है, when the Mendel cross P plant with a pure tall and pure short characteristic to produce the F1 progeny, which 2 observations were made by the him in F1 plants. तो in F1 generation all plants were tall, no short plant were observed. F1 में सारे के सारे plants क्या होते हैं, बड़े मिलते हैं। ठीक है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द डोमिनेंट एंड रेसेसिव ट्रेड्स। तो रेसेसिव और डोमिनेंट ट्रेड्स में आपको बताना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या होता है डिफरेंशिएट, डोमिनेंट ट्रेड क्या होता है, सिंगल कॉपी ऑफ डोमिनेंट ट्रेड इज इनफ टू गेट इन द एक्सप्रेस्ड ऑलवेज एक्सप्रेस्ड। ठीक है, रेसेसिव ट्रेड क्या होता है, ओनली एक्सप्रेस विद द प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन प्रेजेंट इन पेयर। तो रेसेसिव ट्रेड को हम हमेशा पेयर में लिखते हैं, ओनली एक्सप्रेस व्हेन प्रेजेंट इन पेयर। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ क्रॉस विद अ पेयर, ये है कंस्टिट्यूशन करेक्टर। तो इस पर क्या बनेगा, यहाँ पे हम कराएंगे। तो राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन के बीच में रेशियो कितना बनेगा, तो 9:1 का रेशियो बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्या जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बी है जस्टिफाई द स्टेटमेंट इफ इट इज़ पॉसिबल दैट द ट्रेट इज इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ़ पी प्लांट्स विद द येलो सीड्स आर क्रॉस विद द प्लांट्स ऑफ द ग्रीन सीड्स, it is found that in F1 generation all the plants have the yellow seeds. When F1 plants are self-pollinated, it is found that in F2 generation plants with yellow seed and plants with green seed are obtained. This shows that both the traits are inherited but only one trait is visible in F1 progeny while the other remains unexpressed. Clear है। फिर 39 क्वेश्चन पे आएंगे। 39 क्वेश्चन नंबर क्या है, स्टडी द डेटा गिवन बिलो द शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ द 3 कॉनकेव मिरर ए बी सी एंड रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। ए बी सी दे रखा है, फोकल लेंथ 20, 15, 30 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 45, 30 और 20। क्लियर है। फिर इन्होंने कैसे कहा है कि इन विच ऑफ द अबव केस द मिरर विल फॉर्म द डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला वाला क्या है, पहले वाले केस में क्या होगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा क्योंकि फोकल लेंथ आपकी 20 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 45 है, एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्लियर है, आपको आंसर मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। केस 2 में जो बनेगा इमेज, तो केस 2 वाले में जो इमेज बनना है यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड बनेगा।
कैसा इमेज बनेगा, रियल, और वैसे भी रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर एंड ड्रॉ द डायग्राम जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे नेचर क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा। कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाइए 39 का जो बी वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल दे रखा है और उसके बाद हमारा पेपर ख़त्म। इस प्रकार हमारा पेपर, मैंने आपको 45 में पूरा पेपर एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो बच्चा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 सेंटीमीटर। यू इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चा, -18 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉनकेव है, तो एफ क्या होगा, नेगेटिव में होगा। वी आपको कैलकुलेट करनी है। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर है। हमें निकालना क्या है भाई, हमें v निकालना है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 12 और यहाँ माइनस और माइनस का 18, तो क्या हो गया, माइनस का 12, ठीक है, 12 और ये हो गया प्लस का 1/18। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये है हमारा 1/v। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो -36 सेंटीमीटर आएगा, -36 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ये इसका आंसर होगा। तो बच्चा यहाँ पे आपको मैंने सारा पेपर करवा दिया है, 2024 का पहला सेट करवा दिया। इस प्रकार मैं 2023 का भी करवाऊँगा। और आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।